हे गाइस, वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। तो देखिए, मिशन हाईकोर्ट एआरओ मेंस के लिए पत्र लेखन हमारी सीरीज चल रही थी दोस्तों। ठीक है, कार्यालयीय पत्रों का हम यहाँ पे वर्णन कर रहे थे। कार्यालयीय पत्रों में हमने लास्ट भाग में पढ़ा था पृष्ठांकन क्या होता है, संकल्प या संस्थाओं क्या होता है। आज हम कार्यालयीय पत्र वाला चैप्टर पूरा क्लोज करेंगे। जितने भी बचे हुए पत्र हैं उनको यहाँ पे देखेंगे, जिनमें पहला है, देखिए दोस्तों, स्वीकृति या मंजूरी पत्र, जिसको सैंक्शन लेटर भी कहा जाता है। जैसा कि नाम से ही विदित हो रहा है, स्वीकृति या मंजूरी पत्र, ठीक है, सैंक्शन लेटर। तो देखिए, अगर सेंट्रल लेवल की बात हो तो राष्ट्रपति से, और स्टेट लेवल की बात हो तो राज्यपाल से। ठीक है, तो राष्ट्रपति या राज्यपाल की स्वीकृति प्राप्त होने पर ही जो हमारे स्वीकृति या मंजूरी पत्र होता है इसको लिखा जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी विभाग में कोई नया पद सृजित करना है तो ऐसा करने के पूर्व केंद्र सरकार को राष्ट्रपति की, और जबकि राज्य सरकार को राज्यपाल की अनुमति लेना आवश्यक होगा। अभी आपने देखिए न्यूज़पेपर में पढ़ा था, हमारे माननीय मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने बोला था कि अगले 1 साल तक कोई भी नया पद सृजित नहीं होगा। यानी कि कोई नया पद अगर सृजित करना था गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट ने खुद ही मना कर दिया। और गवर्नमेंट चाहती कि कोई नया पद हम सृजित करें तो वो पहले उस पद की पूरी रूपरेखा बनाती, सैंक्शन लेटर तैयार करती और उसको राज्यपाल के पास भेजती। ठीक है, उसके बाद ही वो यहाँ पे पास होके आता वहाँ से। ठीक है, स्वीकृति पत्र। तो ऐसे होता है स्वीकृति पत्र। सिंपली मैं आपको समझा पाया हूँ यहाँ पे। और स्वीकृति मिलने के बाद ही देखिए यहाँ पे नया पद सृजित हो सकता है। और इसी तरह की स्वीकृतियों की प्रतियां महालेखापाल को जाती है, लेखापाल को जाएगी, वित्त मंत्रालय को जाएगी और वित्त विभाग को जाएगी, क्योंकि कोई भी नया पद आ रहा है तो उसका पूरा ढांचा तैयार होगा ना। समझ पा रहे हैं? तो स्वीकृति पत्र सरकार की ओर से संबंधित विभाग को लिखे जाते हैं, जिस विभाग को भी देना है। एग्जाम्पल से आप समझ पाएंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखिए आपके सामने, जो ड्राफ्ट होता है लेटर का, मतलब प्रारूप। तो सबसे पहले इसमें क्या होता है दोस्तों, संख्या होगा हमेशा की तरह। उसके बाद देखिए जहाँ से भेजा जा रहा है, शासन सचिवालय उत्तराखंड सरकार देहरादून। दिनांक इसमें भी और पत्रों की भांति ही ऊपर की ओर दाईं तरफ होगी। ठीक है, प्रेषक का नाम इसमें दिया जाएगा। प्रेषक जो होगा उसका नाम और पद, जो उसका पद है, पद नाम और नाम। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए प्रेषक उत्पल कुमार मुख्य सचिव हैं। ठीक है, इसके बाद लेटर देखिए, उसके बाद लेटर में आपने लिखना है जहाँ से भेजा गया है, जिस सरकार ने इसको दिया है, उत्तराखंड सरकार देहरादून। सेवा में ये लेटर भेजा गया है किसको? शिक्षा आयुक्त तो कॉलेज शिक्षा देहरादून को। ठीक है, और क्यों भेजा गया है, इसका सब्जेक्ट भी इसमें होता है, लेटर में सब्जेक्ट भी होगा, इसमें ध्यान रखेंगे। इसमें है कि कॉलेज शिक्षा निदेशालय में संयुक्त निदेशक पद की स्वीकृति। तो बाकी सिंपली इसमें लिखना है, मैटर जो होगा सिंपली होगा, महोदय आपको ये सूचित करने का निर्देश मिला है कि महामहिम राज्यपाल ने आपके कॉलेज शिक्षा निदेशालय नैनीताल प्रभाग के लिए इतने इतने वेतनमान में एक संयुक्त निदेशक के पद की स्वीकृति प्रदान कर दी है। पद पर होने वाले व्यय के लिए वित्तीय प्रावधान करने की स्वीकृति भी प्राप्त हो चुकी है। नीचे भौदीय लिखा जाता है, हस्ताक्षर होंगे भेजने वाले के। किसने भेजा था? मुख्य सचिव ने भेजा था ना। प्रेषक कौन थे? मुख्य सचिव थे, नाम था उनका। ठीक है, ऊपर नाम था, नीचे नाम नहीं होगा, केवल उनके साइन होंगे। ठीक है, और साथ ही संबंधित गवर्नमेंट का नाम होगा, और डेट फिर से नीचे एक बार लिखी जाएगी। ठीक है, समझ पाए ना। तो स्वीकृति या मंजूरी पत्र में दोस्तों सबसे पहले पत्र संख्या, उसके बाद जहाँ से भेजा जा रहा है सचिवालय से, ठीक है, और संबंधित सरकार उसके अंदर, और जिस प्लेस से भेजा रहा है, ऊपर दाईं तरफ डेट आएगी, फिर भेजने वाला प्रेषक जिनका नाम आएगा, साथ ही पदनाम आएगा उनका, और नीचे संबंधित सरकार आएगी। फिर जिसको भेजा जा रहा है उसका सेवा में उसका नाम आएगा, और फिर उसके नीचे विषय आएगा, फिर उसके बाद मैटर आएगा। तो यही ढांचा है इस पत्र का, और अंत में आप देख सकते हैं भौदीय हस्ताक्षर। ठीक है, तो ये फॉर्मेट है। ठीक है, तो ऐसे इन पत्रों को लिखा जाता है। उसके बाद देखिए, इसकी आपको मैंने ऊपर बताया था कि जब भी इस तरह की स्वीकृतियाँ होती हैं, इनकी प्रतियाँ महालेखापाल, लेखापाल, वित्त मंत्रालय, वित्त विभाग को भेजी जाती है। तो नीचे आपने भेजना है संख्या इतना इतना, प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु निम्न को प्रेषित। तो किन किन को प्रेषित है? वित्त विभाग, लेखापाल, कार्मिक विभाग, शिक्षा, कॉलेज शिक्षा निदेशालय। फिर से एक बार फिर नीचे की तरफ दाईं ओर, हस्ताक्षर मुख्य सचिव उत्तराखंड सरकार। ठीक है, तो ये है सैंक्शन लेटर, बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी एआरओ का जो आपका मेंस होगा उसके लिहाज से भी बोल रहा हूँ, ये महत्वपूर्ण एक पत्र है सैंक्शन लेटर। मेरे को लग रहा है पता नहीं क्यों इस बार ये आएगा ज़रूर। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर ले कैसे लिखा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए ये तो हो गया सैंक्शन लेटर। अब हम देखेंगे हमारा 13वां प्रकार जो होता है प्रेस विज्ञप्ति, जिसको बोलते हैं प्रेस कम्युनिक्यू या प्रेस नोट। तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है दोस्तों, प्रेस विज्ञप्ति। ठीक है, कोई महत्वपूर्ण सरकारी आदेश है, प्रस्ताव है, कोई निर्णय है, इसकी जो व्यापक सार्वजनिक प्रचार के लिए समाचार पत्रों में
अब प्रकाश के लिए भेजी जाती है सूचना, इसी को प्रेस विज्ञप्ति या प्रेस नोट कहा जाता है। ठीक है, और प्रेस नोट में सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है दोस्तों, समाचार पत्र का जो संपादक होता है वो प्रेस विज्ञप्ति में कोई काट छांट नहीं कर सकता, उसको ज्यों का त्यों छापना होता है। यानी कि जो प्रेस विज्ञप्ति संबंधित विभाग से समाचार पत्र के लिए भेजी गई है उसको डायरेक्ट छापना पड़ता है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी सुधार काट छांट आदि नहीं हो सकती। ठीक है, लेकिन अगर कोई सामग्री, ठीक है ध्यान रखेंगे, समाचार पत्र का संपादक, यहाँ पे थोड़ा समझने वाली बात है, आप ध्यान से देखिए, प्रेस विज्ञप्ति अगर बन के आ रही है ऑफिस से तो कोई काट छांट नहीं हो सकती, लेकिन अगर कोई सामग्री प्रेस नोट के रूप में प्रकाशन के लिए भेजी जाती है, ठीक है, प्रेस नोट के रूप में अगर प्रकाशन के लिए भेजी जाती है तो संबंधित न्यूज़पेपर जिसमें भेजी जा रही है उसका संपादक उसको संपादित कर सकता है, उसे छोटा रूप भी दे सकता है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है न्यूज़पेपर पर वरियस टाइप की निविदाएँ आती हैं, विभिन्न प्रकार के एड्स आते हैं, ठीक है, प्रेस नोट आते हैं, विज्ञप्तियाँ आती हैं, तो एक न्यूज़पेपर इनफ नहीं होता है कि उसमें सब चीज़ आ जाए, तो हर मैटर को छोटे से छोटा बनाने की कोशिश की जाती है। सरकारी ऑफिस भी ऐसा इसलिए करते हैं ताकि अखबार में जो देने का व्यय होगा, उसको छपाने का व्यय होगा, वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए सामग्री प्रेस नोट के रूप में अगर जाती है तो उसको संपादक संपादित कर सकता है। ठीक है, और ध्यान भी रखा जाए, प्रेस विज्ञप्ति अथवा प्रेस नोट में ऊपर लिखा जाता है हमेशा कि किस तिथि को इसको प्रकाशित करना है। ठीक है, और समय से पूर्व कभी ये प्रकाशित नहीं होती, फिक्स टाइम लिखा होता है, उसमें फिक्स डेट होती है, तो आप इस टाइम को करेंगे प्रकाशित। प्रेस विज्ञप्ति या प्रेस नोट का एक अपना शीर्षक हमेशा होगा। ठीक है, और ध्यान रखेंगे इसमें कोई संबोधन और स्वनिर्देश नहीं होता, अंत में बाईं ओर हस्ताक्षर और पदनाम लिखा जाता है। ठीक है, नीचे बाईं ओर और अंत में नीचे बाईं ओर मंत्रालय का नाम और दिनांक भी लिखा जाता है। तो यही है, बस ज़्यादा कुछ नहीं है, प्रेस विज्ञप्ति बहुत सिंपल है। ठीक है, एग्जाम्पल देखेंगे तब अच्छे से समझ में आएगा। और विज्ञप्ति की मैं अगर यहाँ पे बात करूँ, देखिए प्रेस विज्ञप्ति और विज्ञप्ति में थोड़ा अंतर है। विज्ञप्ति को सीधे समाचार पत्र कार्यालयों में भेजकर सूचना अधिकारी के पास भेजा जाता है। विज्ञप्ति बनी है तो विज्ञप्ति को पहले सूचना अधिकारी को भेजा जाएगा, वो एक बार उसका रिचेक करेगा, उसके बाद ही आगे का कदम लेगा। अब बात करें प्रेस विज्ञप्ति का एग्जाम्पल क्या होगा, तो सबसे पहले देखिए प्रेस विज्ञप्ति में आपने लिखना है दिनांक, इसमें ऐसे लिखा जाना है कि इतने इतने डेट से पूर्व प्रकाशित न किया जाए। फिर नीचे लिखा जाएगा प्रेस विज्ञप्ति, थोड़ा बोल्ड लेटर्स में होगा। ठीक है, थोड़ा बोल्ड वर्ड्स होंगे यहाँ पर प्रेस विज्ञप्ति। और प्रेस विज्ञप्ति में क्या बोला जा रहा है कि भारत और चीन के बीच वर्षों से चले आ रहे सीमा विवाद पर समझौता हो चुका है। समझौते पर दोनों देशों के प्रधानमंत्री ने सहमति स्वरूप हस्ताक्षर कर समझौते को लागू करने की स्वीकृति प्रदान की है। सीमा रेखा निर्धारण के लिए विवादग्रस्त क्षेत्र के मध्य भाग की सीमा रेखा मानकर दोनों देशों को मान्य समाधान स्वीकार किया है। तो ये सूचना अधिकारी प्रेस सूचना ब्यूरो भारत सरकार नई दिल्ली के प्रकाशनार्थ प्रेषित किया गया है। ठीक है, नीचे जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, नीचे क्या होगा, हस्ताक्षर होंगे, पदनाम होगा, उसके बाद मैं आपको बता चुका हूँ। और उसके बाद क्या होगा, अंत में नीचे बाईं ओर मंत्रालय का नाम और दिनांक होगा। ठीक है, तो कौन सा मंत्रालय है, परराष्ट्र मंत्रालय, नई दिल्ली, दिनांक इतना इतना, बस यही होती है यहाँ पे जो हम बात करते हैं प्रेस विज्ञप्ति। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे दोस्तों सूचना क्या होता है, नोटिस, सूचना। ठीक है, पहले हमने पढ़ा था नोटिफिकेशन, अधिसूचना, अब हम पढ़ रहे हैं नोटिस, सूचना। थोड़ा सा अंतर होता है देखिए दोनों चीज़ों में। नोटिफिकेशन पढ़ चुके हैं ना हम, जिसको अधिसूचना बोला जाता है, जो गैजेट में छपती है अमूमन। अब यहाँ पे सूचना पढ़ेंगे, सूचना क्या होती है। तो देखिए प्रेस विज्ञप्ति की बात ही होती है, सूचना भी समाचार पत्रों में प्रकाशित की जाती है, लेकिन सूचना देखिए सिंपली बोला जाए तो भारत सरकार जो सार्वजनिक जीवन और हित के मामलों में जन साधारण तक पहुंचाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण लाते हैं, जैसे शिक्षा के लिए कुछ आ जाता है प्रोजेक्ट, सिंपली समझा, मनरेगा है जैसे, उसके बारे में सूचना आ जाती है, कैसे आपको काम मिलेगा, क्या चाहिए। ठीक है, तो कुल मिला के इसी तरह की जो संबंधित है, रोजगार संबंधी सूचना है, किसी व्यक्ति को न्यायालय में उपस्थित होने की सूचना है, ठीक है, कोई भगोड़ा संबंधित सूचना है, कोई आदमी पुलिस कस्टडी में नहीं आता है, तो ये सभी सूचना के अंतर्गत रखे जाते हैं। इसका एग्जाम्पल जब हम देखेंगे, ठीक है। और देखिए व्यावसायिक संस्थान भी अनेक सूचनाएं देते हैं। सूचना के अंत में सूचना प्रकाशित करने वाले अधिकारी का नाम और पदनाम हमेशा देखने को मिलेगा। कभी कभी ऐसा नहीं होता, केवल नाम भी लिख लिया जाता है, ठीक है। और सार्वजनिक जीवन से जुड़ी सूचनाएं जो होती हैं वो ऐसे शुरू होते हैं किसी वाक्य से, ठीक है। एग्जाम्पल देखेंगे तब समझ में आएगा कि सूचना क्या होती है। तो एग्जाम्पल आपके सामने है, जैसे कि एक सूचना मैंने बना ली यहाँ पे। सबसे पहले आएगा संबंधित जहाँ से भेजा जा रहा है, जो सूचना बना रही है, ठीक है। तो कार्यालय से पंचायत समिति है चंबा, क्रमांक इसमें लिखा जाएगा ऊपर बाईं ओर और दाईं ओर ऊपर दिनांक। और ये जो हमारी सूचना है किसके लिए है, ये नीलामी लीसा के लिए है, ठीक है। लीसा जो आपको पता ही है पाइन ट्री से मिलता है ना, तो उसकी नीलामी करनी है वहाँ पे पंचायत समिति चंबा ने, तो उसके लिए ये सूचना दे रही हो।
सर्वसाधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि पंचायत समिति चंबा क्षेत्र के लीसा कनस्तरों को उठाने का ठेका 2019-20 के लिए पंचायत समिति मुख्यालय पर दिनांक इतने को 3 बजे से 5 बजे तक बोली के अनुसार नियमानुसार नीलाम किया जाएगा। तो ऑक्शन होगा ऐसा बोला जा रहा है। तो ऑक्शन में आप लोग भाग ले सकते हैं ऐसा बोला जा रहा है इस सूचना के अंतर्गत। बोली लगाने से पूर्व 5,000 रुपये धरोहर राशि के रूप में जमा करने में। धरोहर राशि मतलब समझे, सिक्योरिटी अमाउंट, ठीक है। तो आपको अगर टेंडर चाहिए तो टेंडर से पहले ये सिक्योरिटी डिपॉजिट करना होगा। शेष शर्तें और नियमों को जानकारी कार्यालय में अधो हस्ताक्षरी से प्राप्त की जा सकती है। नीचे जैसा कि हम बता चुके हैं, नीचे क्या होता है, हस्ताक्षर होता है, पदनाम होता है, विकास अधिकारी है और साथ ही संबंधित जो संस्था है पंचायत समिति चंबा, ठीक है। आपने अमूमन अखबारों में देखा होगा दोस्तों, सूचना बहुत बार अखबारों में आती है। कभी आपने देखा होगा आपका की टेंडर पड़ते हैं दुकानों के लिए, उसकी सूचना आती है। कभी ऐसे लीसा के लिए आती है। कभी आपने देखा होगा जो पुलिस द्वारा जब्त किए गए वाहन होते हैं उनकी नीलामी की सूचना होती है। बहुत सी सूचनाएं ऐसे दी जाती है। ओके, इसके बाद देखिए पावती क्या होता है। पावती एक्नॉलेजमेंट, ठीक है। बहुत अच्छा, यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ें आपको सीखने को मिली। कार्यालयी जो पत्र है दोस्तों, आपने बहुत अच्छे से देखा होगा इनको, बहुत कुछ सीखा होगा, बहुत कुछ पहली बार पता चलता है। तो पावती का मतलब होता है एक्नॉलेजमेंट, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या जो अन्य मंत्री होते हैं अलग अलग विभागों, जैसे गृह मंत्री है, कोई कृषि मंत्री है, कोई शिक्षा मंत्री है, इन लोगों को क्या होता है, जो हमारे जैसे आम नागरिक हैं वो अपनी शिकायतें समस्याओं के लिए पत्र भेजते रहते हैं। अब ऐसा तो नहीं होगा ना पूरा दिन भर एक मंत्री कॉमन पीपल का क्या पत्र देखते ही रहे, उसका तो पूरा दिन ही निकल जाएगा, वो क्या काम करेगा फिर, ठीक है। तो सिंपली जो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या अन्य मंत्रियों के पास ऐसे पत्र आते हैं जिसमें किसी कार्यालय या अधिकारी की शिकायत की जाती है, या अपनी कोई व्यक्तिगत समस्या होती है, या कोई सहायता मांगनी, जैसे कोई गरीब आदमी उसको मकान मांगना है, किसी के लिए रोज़गार मांगना है, ठीक है। तो ऐसे लेटर हम भेजते हैं संबंधित विभाग के मिनिस्टरों को। लेकिन इस प्रकार के सभी पत्रों को बड़े लोगों द्वारा पढ़ा जाना संभव नहीं होता। निजी सचिव या सहायक अधिकांश पत्रों को आवश्यक कार्रवाई के लिए संबंधित कार्यालय के अधिकारी के पास भेज देते हैं। लेकिन शिष्टाचारवश पत्र प्रेषक को संतोष देने हेतु पत्र प्राप्ति की स्वीकृति अथवा सूचना दी जाती है। अब मंत्री को मैंने पत्र भेजा किसी आम नागरिक ने अपनी समस्या देकर, तो अब वहाँ से ऐसा नहीं कि जवाब नहीं आएगा, जवाब तो देना है। तो इसलिए शिष्टाचार के लिए वहाँ से जवाब आता है कि मुख्यमंत्री जी ने या फला मिनिस्टर जी ने आपके पत्र को प्राप्त कर लिया है, आपकी समस्या का, शिकायत का या आपकी जो भी व्यक्तिगत जो भी समाधान है इनको जल्दी ही कर दिया जाएगा, बस ऐसे पत्र आता है, ठीक है। और इस वाले पत्रों में क्या होता है, पावती जो पत्र होता है ना दोस्तों, ये पहले से ही छपे रहते हैं, ठीक है। बस उनमें केवल व्यक्ति विशेष का नाम और दिनांक भरना होता है, यानी कि उसका फॉर्मेट छपा रहता है पहले से ही। एग्जाम्पल देखिए, ये देखिए, श्री कमल रावत, इतना इतना एड्रेस है इसका, ठीक है, 4/15 निरंजनपुर, नया बाजार, देहरादून। मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार देहरादून की तरफ से रिप्लाई आया है, ठीक है। दिनांक देखिए मैंने बताया था दाईं तरफ ऊपर होगा। तो यहाँ पे इनने कोई पत्र लिखा होगा मुख्यमंत्री जी को, तो उसके बदले में वहाँ से रिप्लाई आ रहा है ऑफिस से, पावती यानी कि एक्नॉलेजमेंट की सूचना आ रही है। एक्नॉलेजमेंट है, पावती हो गई है कि प्रिय महोदय, आपका दिनांक इतने इतने का पत्र मुख्यमंत्री जी को प्राप्त हो गया है, आप निश्चिंत रहें, उस पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। तो बहुदीय इसमें लिखा जाता है, हस्ताक्षर निजी सचिव मुख्यमंत्री जी के कर रहे हैं, उत्तराखंड सरकार देहरादून। यानी कि सिंपली जो आपने लेटर लिखा था किसी संबंधित मिनिस्टर को, ठीक है, या मुख्यमंत्री जी को या प्रधानमंत्री जी को, तो उस लेटर की प्राप्ति हो गई है और आपको सेटिस्फेक्शन देने के लिए ये पावती जारी की जाती है, ठीक है, समझ पाएंगे। इसके बाद बात करें दोस्तों टेलीग्राम तार की, तो इसका कोई महत्व नहीं है। टेलीग्राम तार सेवा अब समाप्त कर दी गई है सरकार के द्वारा, ठीक है। तो पहले जब तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता होती है तब तार का उपयोग किया जाता है। तार छोटा पत्र रूप है, इसमें संक्षिप्ति और स्पष्टता आवश्यक होते हैं। तार के 2 रूप होते हैं, इतना याद रखिए, कभी कभी क्या आपका क्वेश्चन बन जाए 1 नंबर का वहाँ पे। सरल और स्पष्ट तार होता है, एक सिंपल एंड क्लियर टेलीग्राम, एंड सेकंड होता है बीजांग या कूट भाषा तार, ठीक है। तो कोड टेलीग्राम का मतलब क्या होता है, कोड भाषा। देखिए जैसे कोई तार अगर विदेश भेजना हो, ठीक है, अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज में भेजेंगे तो हो सकता है संबंधित कोई आदमी चेक कर ले उसको, कुछ गुप्त मैसेज हमारे देश का लीक हो सकता है। तो इसके लिए कुछ कूट भाषा होती है, जैसे हम बोलते हैं ना आंसू लिपि, आंसू लिपि कूट भाषा है इसलिए, ठीक है। आंसू लिपि ऐसे ऐसे लिखी जाती है, तो आंसू लिपि में भेजा जाएगा तो फिर पता नहीं चलेगा अगर कहीं पे लीक भी होता है तो, ओके। तो ऐसे टेलीग्राम होते हैं दोस्तों, ठीक है। तो जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं आप, पहले तार की भाषा सरल और स्पष्ट होते हैं, उन्हें कोई भी आसानी से समझ सकता है। लेकिन जो दूसरे तार की भाषा होती है, कूट भाषा होती है, इसमें गोपनीय संदेश भेजे जाते हैं। लास्ट है, देखिए आज कार्यालय पत्र का लास्ट प्रकार है दोस्तों, मितव्ययी पत्र, ठीक है, ध्यान रखेंगे। मितव्ययी पत्र जिनको बोला जाता है, किनको बोला जाता है, माफ कीजिएगा। तो मितव्ययी पत्र क्या होते हैं, विदेश स्थित दूतावासों के माध्यम से विदेशी सरकार को भेजे जाने वाला तार होता है,
इन तारों को हवाई डाक से कूटनीतिक थैले में बंद करके भेजा जाता है। इन पर मितव्ययी पत्र लिखा जाता है। यदि कोई गोपनीय संदेश देना होता है तो फिर से वही कोड लैंग्वेज का यूज होता है, ठीक है, कूट भाषा का यूज होता है। एग्जाम्पल देखिए, मितव्ययी पत्र का भारत सरकार, सबसे पहले संबंधित सरकार का नाम आएगा जो जारी कर रही है, और कौन सा मंत्रालय इसको जारी कर रहा है उसका नाम आएगा, परराष्ट्र मंत्रालय, यानी कि फॉरेन मिनिस्ट्री की यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है, विदेश मंत्रालय। आप प्रेसा का देखिए, विदेश मंत्रालय नई दिल्ली सेवा में, और ये कहाँ भेजा जा रहा है, भारतीय दूतावास जो कि इंडियन एम्बेसी है मॉस्को में, उसके लिए ये मितव्ययी पत्र भेजा जा रहा है। तो मॉस्को सरकार को सूचित कर दें कि भूकंप पीड़ितों की सहायता के लिए भारत सरकार 50,000 टन चावल, 20,000 टन दूध पाउडर और 1 करोड़ जीवन रक्षक गोलियां तुरंत भेज रही है। यानी कि मॉस्को में एक ट्रेजेडी हो गई है, भूकंप आया वहाँ पे, भारत की सरकार सहायता करना चाहती है मॉस्को सरकार की। तो मॉस्को में जो भारत का दूतावास है वहाँ के लिए लेटर दिखाया गया कि वहाँ की सरकार को ये सूचित कर दें कि भारत फला फला हेल्प आपको देने जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह के पत्र होते हैं मितव्ययी पत्र। नीचे हस्ताक्षर होंगे और साथ ही पदनाम होगा संबंधित व्यक्ति का जिसने प्रेषित किया है। ओके गाइस, ठीक है। तो ये होता है दोस्तों मितव्ययी पत्र। तो दोस्तों आज फाइनली जो कार्यालयी पत्र होते हैं, हमारे जितने भी कार्यालयी पत्र होते हैं, ऑफिस लेटर, वो समाप्त हुए यहाँ पे, ठीक है। अब हमारे रह जाता है, देखिए, जो संपादक के नाम पत्र होता है, फॉर्मल लेटर्स की मैं बात करूँ, इसके साथ आवेदन पत्र होता है और व्यावसायिक पत्र होते हैं, ठीक है। तो कुछ हम एग्जाम्पल देखेंगे जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उनको देखेंगे। और उसके बाद देखिए टाइम मिलेगा तो फिर मैं ARO के लिए आपको थोड़ा निबंध लेखन के लिए किन बातों का ध्यान देना चाहिए, और साथ ही जो हमारा सार लेखन होता है यानी कि प्रीसिस राइटिंग होती है, कैसे आप कीवर्ड्स को चूज करेंगे और कैसे एक धांसू वहाँ पे सार लिख सकते हैं, और बेहतर टाइटल को कैसे आप डिफाइन करेंगे, ये सभी ट्रिक्स मैं आपको बताने वाला हूँ। तो बने रहिए देवभूमि करियर पॉइंट पे। और जो दोनों ये जो PDF है आज की, इसको मैं टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा जो हमने ग्रुप बनाया है। साथ ही जो नए लोग हैं उनसे बोलना चाहूँगा, जो हमारा चैनल का टेलीग्राम है, ग्रुप है, उसको भी ज्वाइन करें, देवभूमि करियर पॉइंट के नाम से। ओपन चैनल है, कोई लिंक नहीं है, सिंपली आप अपने टेलीग्राम पे सर्च करें देवभूमि करियर पॉइंट, आपको चैनल शो होगा तो फिर उसको ज्वाइन कीजिएगा। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। खूब मेहनत करें, खूब राइटिंग स्किल्स को अपनी इम्प्रूव करें, तब जाके ARO मेंस को आप क्रैक कर पाएंगे। इसी आशा के साथ जल्दी मिलता हूँ, अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय उत्तराखंड।